नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देखें, वहाँ से आप जा सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर की मर्चेंडाइज़ पर। हमारे साथ हैं हर्ष कुमार जी आज, और हर्ष कुमार जी से बात करेंगे सामयिक विषयों पर। हर्ष कुमार जी, जी सर। हमारे साहब पाकिस्तान परस्तों की संख्या कुछ बढ़ती चली जा रही है भारत में, मुझे लग रहा है। क्या बात है? ऐसा क्या हो रहा है कि साहब पाकिस्तान के शौकीन बहुत सारे लोग आ गए हैं? कुछ लोगों ने तो आंदोलन आरंभ कर दिया है कि साहब कि पाकिस्तान का पानी ना रोका जाए। महबूबा मुफ्ती भी कह रही है कि साहब पाकिस्तान का पानी रोकना जो है वो मानवता के सिद्धांतों का उल्लंघन है। इतना प्यार पाकिस्तान के लिए? देखिए, महबूबा मुफ्ती का जो पाकिस्तान के प्रति प्यार है वो तो जग जाहिर है, लेकिन हमें तो अफसोस तो तब होता है ना जब राकेश टिकैत जैसे लोग कहने लगते हैं कि उनका पानी क्यों रोक दिया। कि वहां भी तो राकेश वहां टिकैत तो साहब मुजफ्फरनगर स्पेशल है, उसका तो क्या ही। वहां जो है वहां पे भी किसान रहते हैं, उनके बारे में भी सोचा जाना चाहिए। अब बताइए, एक हमारे देश का किसान पाकिस्तान के किसान से कितनी सहानुभूति रख रहा है। पॉलिटिकल लोगों का तो समझ में आता है उन्हें वोट लेनी है, लेकिन इन्हें काहे की सहानुभूति हो रही है ना। ये भी तो हमारे देश में इस तरह के लोग जब अपना और हमारे असली रंग देश के लोगों दिखाते का हैं। रास्ता रोक दिया था, उनसे कोई सहानुभूति नहीं थी इसकी। हाँ, उनसे कोई सहानुभूति नहीं थी। वहीं गाजियाबाद वाले दिल्ली नहीं जा पा रहे थे, उससे कोई सहानुभूति नहीं थी इन्हें। नोएडा वाले दिल्ली नहीं जा पा रहे थे, उससे इन्हें कोई सहानुभूति नहीं थी, लेकिन इनके किसानों से सहानुभूति थी। लेकिन साहब, पाकिस्तान का प्रेम दिखाने वाले तो लोग आते रहेंगे, इनका तो चलता रहता है। लेकिन जो रिपोर्ट्स मैंने अभी हाल ही में हासिल की हैं, कुछ कुछ आंकड़े आए हैं, तो बड़ा भयंकर हालत है साहब इस समय। वहाँ पाकिस्तान में तो किसान बुआई नहीं कर पा रहे। इन्होंने चिनाब वाला सारा वो रोक दिया है और ये कह दिया है कि हमारे जो 3 डैम है वहां पे, वो उनके लिए हमें पानी चाहिए, जो हमारे हाइड्रो प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं इंडिया वालों ने। तो खबर ये आई है कि 43, जो मैंने आंकड़े निकाले थे, कि ऑलमोस्ट 90% पे गिरावट आ गई है। जो इस समय वहां पे पानी आता था, 35,000 क्यूसेक पानी जाता था, वो 3100 पे आ गया है। इधर इवन जो ये अखनूर सेक्टर वाला अपना इलाका है, यहाँ पे बता रहे हैं कि जहां 35, 40, 25, 30 फुट पे चिनाब बहती थी, 1.5, 2 फुट पानी वहां रह गया। तो ये साहब वो दोनों कैनाल फुल चल रही हैं। कौन से वाली? अखनूर जहाँ के आप बता रहे हैं ना, अखनूर के ऊपर एक बैराज है, उस बैराज से लेफ्ट बैंक पे निकलती है अच्छा अच्छा, रणवीर जो कैनाल। इंडिया में आती है। हाँ, और राइट बैंक पे निकलती है प्रताप कैनाल। हाँ। तो रणवीर कैनाल, प्रताप कैनाल, वो कर्नल रैना वहीं रहते हैं। उनका अच्छा जो अच्छा। गांव है वो हाँ जम्मू से हाँ। जाते हैं, उसी ब्रिज के ऊपर से होके जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो वो बता रहे थे कि साहब कि पहले जो थी इसमें मुश्किल से 300-400 क्यूसेक पानी ही परमिटेड था, उतना ही चलता था। वो कह रहे हैं आजकल तो वो 1000-1500 क्यूसेक पे फुल चल रही हैं दोनों, जम के। ऊपर लबालब चल रही है। ऊपर से लबालब चल रही हैं, और पूरा टेल पे वो आरएसपुरा तक पानी जाता है। वो वहाँ जम्मू में वहाँ हाँ साइफन बना रखा है, और हाँ तवी नदी है जो वहाँ पे, और तवी हाँ नदी के हाँ, नीचे से तावी। वो पानी जाता है साइफन से। और हम्म कह रहे हो पूरा सरसब्ज हो रहा पूरा इलाका। और बेचारे हम्म। और पाकिस्तान वाले जो है वो बढ़िया रो हो रहे रहा है, इस समय बुआई का टाइम चल रहा है, खरीफ की फसल बुआई हो रही है इसकी, हैं। जो एडवांस वाली होती है। तो पाकिस्तान के तो मैं आंकड़े देख के दंग रह गया कि वहां तो बड़ी खराब हालत है। और अभी आपने देखा ही होगा कि पिछले दिनों वहां पे पंजाब में एक मिनिस्टर का घर वर फूंक दिया पानी को लेके, इतना बवाल हुआ था पाकिस्तान में। हम्म, हम्म, तो आंकड़े जो है वो भयंकर हैं। इसमें एक आंकड़ा उसने दिया है कहीं का, कि साहब इसकी वजह से ये जो अपना पाकुल, बगलियार और सलाल, ये 3 डैम है, हम्म। इसमें 1.2 मिलियन एकड़ फीट पानी भरने की क्षमता है। और भारत वाले भरे जा रहे हैं, उसे भरे जा रहे हैं। और पाकिस्तान ने वहां पे हाई अलर्ट भेजा है, जो बॉर्डर्स के इलाके हैं, कि भैया पानी एकदम से छोड़ा भी जा सकता है, ऊपर से तैयार रहो, पशु प्यासे हम्म। मर रहे हैं, ये हालत है। तो मुझे तो लग रहा है कि ये जो लोग बात करते हैं ना कि परमाणु बम छोड़ देंगे, वो कर देंगे, ये तो परमाणु बम से भी खतरनाक हथियार है भारत के पास, जिसका आज तक इन्होंने कभी इस्तेमाल ही सबसे नहीं किया। बड़ा बम तो यही है, बिल्कुल सही सबसे बात है। बड़ा बम है, वाटर बम सबसे बड़ा बम है साहब। और ये बड़ा, इसे अब थोड़ा सा अब आगे के लिए सोच के रखना चाहिए कि इसे 1-1.5 साल किसी तरह से कैसे चलाया जाए, लंबा कैसे खींचा जाए, क्योंकि आगे बारिश भी आएगी।
और पाकिस्तान की प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि वहां पे इस बार 70% बारिश सर्दियों में जो है उससे सामान्य से 70% बारिश कम हुई है, ये भी आंकड़े आए। तो दो दो तरफा मार पड़ रही है, पीछे से ऑलरेडी सूखा है, 62 जिले सूखाग्रस्त घोषित हुए हैं पाकिस्तान के, तो हालत खराब है बहुत ज्यादा। अब मुझे लगता है कि गृह युद्ध वाली स्थितियां होंगी वहां पे कुछ ही समय बाद, लोग सड़कों पे उतरेंगे अगर ऐसे रहा तो। वो बिल्कुल वही मैं देख रहा था, आज मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है कि वहाँ पर ऑलरेडी 21% शॉर्टेज है। हालाँकि मैं सुन रहा था उनकी पाकिस्तान चैनल, यहाँ अभी जहाँ मैं हूँ, वहाँ पाकिस्तानी चैनल देखी जा सकती हैं आराम से। हाँ हाँ हाँ, आप तो तो देख रहे होंगे। पाकिस्तानी चैनल पे एक वो उनके एक्सपर्ट थे, वो कह रहे थे साहब 21% नहीं 43% शॉर्टेज है। हाँ सही है, 43% है, मेरे पास भी रिपोर्ट यही है, 43% की है, इतनी शॉर्टेज है। 43% शॉर्टेज है। उनका जो हम्म, झेलम पे जो मंगला डैम है हम्म, उसका फिल लेवल जो है उसका 50% है, और वो 50% का 50% जो है उसमें गाद भरी हुई है। हाँ आप समझ लीजिए 1/4 पानी है जितना होना चाहिए। डेड लेवल हाँ, तक का पानी है उनके, वो कोई यूज़ नहीं कर सकते आज की डेट में। और अगर 15 दिन और यूज़ नहीं कर पाए तो खरीफ की फसल तो बर्बाद है। बर्बाद है, वो बो ही नहीं पाएंगे, खत्म हो जाएगी। और इस देखे ना, सबसे ज्यादा इसका फर्क तो जो है वहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पड़ने वाला है। कपास काफी होती थी, अब जो कपास बाहर भेजने की स्थिति में थे, अब की बार बता रहे हैं कि 1.4 बिलियन डॉलर की कपास इंपोर्ट कर रहे हैं। ये हालत है, वरना फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी टेक्सटाइल की, ये हालत है। तो हाँ, ये सिचुएशन तो काफ़ी 2-3 साल पहले ही चेंज हो गई थी। देखिए ये हम्म, व्हीट एक्सपोर्ट करते थे, आजकल इम्पोर्ट कर रहे हैं। ये हम्म, कॉटन एक्सपोर्ट करते थे, आजकल कॉटन इम्पोर्ट कर रहे हैं। हम्म, और ये पूरा का पूरा जो सीज़न था वो अप्रैल से जून तक था। हाँ, वो पूरा ख़त्म हो गया। कस कपास का जो सोइंग सीज़न है वो हम्म, अप्रैल से जून तक है। हम्म। तो यही तो हालत है। तो और आगे फिर जो है गन्ना वन्ना सब दालें वाले, उनके लिए भी खराब समय आने वाला है। तो मेरा मतलब, मुझे तो यही लग रहा है कि जो पूरी बुरी हालत होने वाली है पाकिस्तान की, हम शायद उसे यहाँ बैठ के इंडिया में फील नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितनी खराब हालत उनकी होने वाली है। तो पाकिस्तान के समर्थक, मुझे तो सब पता है सर, मुझे डर कहाँ रहता है। हुँ। मुझे बताऊं, आज भी हमेशा पता नहीं क्यों रखता रहता है कि ये कहीं पानी खोल ना दें, ये कहीं मान ना जाए किसी भी प्रेशर में। ये हमेशा मुझे बना रहता है इन लोगों का, कि पता हुँ। लगा कुछ हुआ, ये करो वो करो फलाना करो, चलो फिर सब पानी खोल दो, कहीं ये ना हो जाए। इस पे थोड़ा सा अडिग रहने की आवश्यकता है। पानी तभी दिया जाए, और एकदम से दिया जाए जब हमारे पास रोकने की स्थिति ना हो, तो उसका जो है हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए। हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बाकी और जो पाकिस्तान परस्त हैं हमारे राहुल गांधी जी, उनका क्या चल रहा है? राहुल गांधी का तो कुछ खबर नहीं है, पिछले 2-3 दिन से कहाँ है, कुछ एक्टिविटीज राहुल गांधी की ऐसी खास नजर नहीं आ रही। और राहुल गांधी की तो एक्टिविटी शशि थरूर और सलमान खुर्शीद ने वैसे ही खत्म कर दी। सलमान खुर्शीद ने तो एकदम पलटी मारी। सलमान खुर्शीद शशि थरूर में, सलमान खुर्शीद में मुझे कोई समानता नजर नहीं आती थी। मुझे हुँ। लगता था कि यार ये तो गांधी फैमिली वाले ही लोग हैं, सब पुराने लोग हैं, ये इस तरह से कैसे करेंगे। सलमान खुर्शीद ने ना फिर 370 पे खुल के बोल दिया। आज मैं उसका स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, कहीं आया हुआ था, तो उसने कहा कि बताइए साहब, देशभक्त होना भी गुनाह हो गया इस देश में। यूं वो कह तो रहा है। है। देशभक्त होना और किसी के लिए हो या ना हो, राहुल गांधी के लिए तो बहुत बड़ा गुनाह है। हाँ, तो अब वो अपनी स्थिति क्लियर कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि शायद सरकार के प्रति और मोदी के प्रति जो है उनमें थोड़ा सा वो उभरा है कहीं, और हो सकता है कि कुछ अपने लिए भविष्य देख रहे हो। हालांकि उम्र ना उनके साथ है, ना शशि थरूर के साथ है, उम्र का तकाजा तो है नहीं उनका कि बीजेपी वाले उनके लिए कुछ करें। लेकिन फिर भी जो है दोनों का जो ये स्टैंड है, निश्चित रूप से ये राहुल गांधी के लिए तो परेशानी में डालने वाला ही है। एक्चुअली इस मुद्दे पे राहुल गांधी के साथ कोई भी नहीं है सर। 4 लोग हैं गिने चुने, जिनके मैं नाम बता सकता हूं आपको: जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, खड़गे रणदीप सुरजेवाला। बाकी 5वां है नहीं कोई, बता दो आप, जो अरे! राहुल गांधी के साथ है। सुप्रिया, श्रीनेत
अरे सर वो तो इन पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत को मैं नेताओं में गिनता नहीं हूँ, प्रवक्ता ही तो हैं ये। आप बताओ ना सर, अगर ये नेता होते तो कहीं ना राज्यसभा एमएलसी एमएलसी कुछ मिला होता बेचारों को? क्या मिला है इन्हें? जो जो वो तो सांसद देखिए हैं। मिल जाता। अब क्या प्रॉब्लम क्या है कि उनकी तो राज्यसभा की सीट्स भी तो बड़ी लिमिटेड रह गई हैं ना। हाँ, अब वो बनवा ही राज्यसभा नहीं की सकते। सीट्स लाएँ तो कहाँ से लाएँ? हाँ, आज की तो डेट में राज्यसभा की सीट जो है वो मुश्किल से 25-26 रह गई हैं कांग्रेस हम्म, की। हाँ 27 थी, 26 रह गई हैं अब। एक ज़माना था जब सवा-सवा 100 सीटें होती थीं तो उस टाइम पे आराम से बाँटते थे सबको। हाँ, अब जब 25-26 सीटें रह गई हैं तो आप ये देखिए कि जो मेन नेता हैं, सोनिया गांधी तक के लिए मुसीबत है। वे और बेचारे अभिषेक मनु सिंघवी जाके हार गए, बाद में जो है वो तेलंगाना से लाना पड़ा हाँ, उनको। हाँ, अरे सर अगली बार लाले पड़ जाएंगे चिदम्बरम के और खड़गे के भी, इन्हें कहां से बनवाएंगे? मुझे तो आसार ऐसे लग रहे हैं। पी चिदम्बरम जैसे और खड़गे जैसे लोगों का कैसे बनेगा? हाँ, जयराम वो तो रमेश है। का क्या देखिए होगा? अगला जो राउंड होगा, अगले राउंड में क्या होने वाला है? अगले राउंड में जो स्थितियाँ दिख रही हैं उसमें देखिए तमिलनाडु में भी अब कॉन्टेस्ट हो गया, जब से एडीएमके और बीजेपी साथ-साथ आई हैं तब से। हाँ, और कर्नाटका में इनकी हार निश्चित दिख रही है। तेलंगाना में भी इनको बहुत मुसीबत आने वाली है। अकेला जो इनको गेन होगा, वो मुझे दिखता है कि राजस्थान के अलावा और कहीं दिख नहीं रहा मुझे इनको गेन होते हुए। हाँ, बिल्कुल कहीं नहीं। हिमाचल भी और हारेंगे। हाँ, और सर तमिलनाडु में भी तो देखिए ना, तमिलनाडु में भी तो डीएमके वालों के रहमो करम पे ही हैं, दो में से एक दे दे। अब इन्होंने बताओ उसे कमल हसन को दिलवा दी, राहुल गांधी ने, कोई पूछे कमल हसन को किस लिए दिलवा रहा है? अरे भाई, उसका एक विधायक जीता नहीं, वो अपना विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाया। क्या किस किस आधार पे जो है कमल हसन को तुम अपने साथ लेके चल रहे हो ना? मूर्खता तो इनकी वो अव्वल देखिए दर्जे की जो है। कोई भी भारत के विरुद्ध विश्वमन कर सके अच्छे तरीके से, वो राहुल गांधी का परम प्रिय है। हाँ, और मोदी को गाली दे सके। मोदी को गाली दे, भारत को गाली दे, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये क्वालीफ़ाई करती हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं ना कि कांग्रेस के जो छुटभइये नेता हैं उनमें कॉम्पिटिशन हो रखा है। हाँ, कुछ का हो। नहीं, लेकिन ये कमल हसन को जो राज्यसभा भेज रहा है, ये इसका कुछ समझ में नहीं आया। इससे तो कमल हसन से तो ये डीएमके वाले भी नाराज ही रहते थे, इनसे भी कोई इसकी खास समीकरण नहीं थे, स्टालिन वगैरह से भी। कोई लेकिन नहीं कमल थे। हसन को ये तो पैरेलल पार्टी बना के चल रहा था। वो पैरेलल पार्टी हाँ, का भी क्या हुआ आपने स्वयं ये बता दिया। ये सारे के सारे लोग जो है ना, वो जयललिता से जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, ये उसे भरने के चक्कर में थे सारे के सारे। रजनीकांत भी बनाने वाला था, लेकिन उसको जो है वो ओपन हार्ट सर्जरी हो गई उसी टाइम। आपको याद होगा कि रजनीकांत भी पार्टी बनाने वाला था चुनाव के समय में, हुँ। और चुनाव थे मार्च अप्रैल में, दिसंबर में ओपन हार्ट सर्जरी करानी पड़ी रजनीकांत को। तो फिर डॉक्टरों ने कहा कि भाई इतना स्ट्रेस लेना आपके बस की नहीं है, पॉलिटिक्स तुम छोड़ दो। फिल्मों में तो वीएफएक्स के थ्रू आपको आज भी जवान दिखाते हैं, राजनीति में नहीं चलेगा। तो रजनीकांत इसलिए पीछे हट गया, बचा ये कमल हसन। कमल हसन मुझे लगता है फिल्में जरूर इसकी ठीक ठाक लोग पसंद करते थे, लेकिन मुझे लगता है कि जनता में इसकी एक्सेप्टेंस है नहीं। रजनीकांत इससे बड़ा स्टार है साहब वहाँ, कमल हसन को जनता नहीं रजनीकांत तो पसंद निश्चित करती। रूप से इससे बहुत बड़ा स्टार है। हाँ जी, हाँ। ये तो कहीं उसके मुकाबले ठहरता ही नहीं। और तो ममता दीदी के बारे में क्या कहेंगे? वो तो नई समस्या में फँस गई हैं। क्या समस्या में फंस गई सर? ये जो मामला हुआ है शर्मिष्ठा वाला, इसी पता नहीं क्यों लोग बाग उसे ज्यादा उस तरीके से उठा नहीं पा रहे हैं जिस तरीके से उठना चाहिए। देखिए, बाहर के लोग ज्यादा उठा रहे हैं इसको। वो वहां के वो अपने नीदरलैंड वाले बिल्डर्स हैं, वो उन्होंने उन तक ने इस पे ट्वीट किया है शर्मिष्ठा पनोली पे लेके, और बाहर के बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं जिन्होंने इनका समर्थन किया। और ये इसमें तो ये सारे वामपंथी भी कूद गए, अपने अजीत अंजुम कापड़ी वापड़ी सारे के सारे जो है ये शर्मिष्ठा पनोली का समर्थन कर रहे हैं। मैंने कहा कि भाई ये लोग अपना बचाव कर रहे हैं आने वाले समय के लिए, कि कल को हमारा नंबर लगेगा तो हमारे लिए कौन खड़ा होगा। तो ये सब कहानी वही चल पड़ी है अब तो। लेकिन इसमें सर मैं कल उनका वीडियो देख रहा था अश्वनी उपाध्याय का, उन्होंने कहा कि इसमें साहब जुडिशरी ने बड़ा गलत रोल प्ले किया।
कि जिसमें ट्रांजिट बेल देनी चाहिए थी उसमें ट्रांजिट रिमांड दे दी उसने, हरियाणा वाले ने। और चंद्रचूड़ साहब तो कहते थे कि भाई बेल जो है उसका राइट है, ये तो एक्सेप्शन है अगर आप जेल भेजते हो, कि भाई उसका कोई परिवार में कोई क्रिमिनल नहीं है, उसके माँ बाप का रिकॉर्ड खराब नहीं है, एक स्टूडेंट है, बेचारी ने बच्ची है, माफी मांग ली, तो आप उसको इस तरह से अरेस्ट कर रहे हो और फिर वहां जाके 14 दिन की रिमांड दे दी। तो इसमें तो उन्होंने कहा कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उन्हीं की धज्जियां उड़ रही हैं खुद ही। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां सबसे ज्यादा तो लोअर कोर्ट वाले ही उड़ाते हैं, इसमें क्या हाँ, बात है। वो उन्होंने यही कहा ना कि किसी जज को सस्पेंड नहीं करते ना, कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट की किसी रूलिंग को या किसी सुप्रीम कोर्ट के लाइन को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप उसके खिलाफ आप एक्शन क्या लेते हैं? आप 2-4 जजों को सस्पेंड करो, कुछ उनके खिलाफ कार्रवाई करो, कोई भी नहीं लेगा। जब होता ही नहीं है ऊपर से नीचे तक अंधेर नगरी चौपट राजा, वही चल रही है कहानी ऊपर से नीचे तक। इसमें वैसे थोड़ा सा तो वो जो है ना वो जो लड़की है, एक तो वो कलकत्ता की रहने वाली है। वो जो गार्डन रीच पुलिस स्टेशन जो है उसी के लोकल जुरिस्डिक्शन में वो रहती है। दूसरी बात उसको तमाम हिंदू संगठनों ने, बीजेपी वालों ने, सबने उसको अप्रोच किया सहायता देने का, और सब तरह से जो भी लोगों ने कहा उसने किसी को जवाब नहीं दिया। उसके वकील का नाम शमसुद्दीन है। जो वकील उसको रिप्रेजेंट कर रहा था, तो उसको ये किसने सलाह दी कि तुम जो है वो यहाँ से आप गुड़गांव चले जाओ भई, अगर आपको यहाँ रिलीफ नहीं मिल रही थी, आप हाई कोर्ट चले जाते, कलकत्ता हाई कोर्ट चले जाते। कलकत्ता हाई कोर्ट वो से तो तुरंत मिल और जाती। कलकत्ता हाई कोर्ट आप जानते हो इस समय सबसे ज़्यादा लिबरल जो है वो वही है, कलकत्ता हाई कोर्ट। तो ये तो जो वकील जो है, वो वकील आपने अपने इस तरह से रख रखे हैं, तो वो शमसुद्दीन वकील आपको क्या बचाएगा? उसी ने तो आपको जो है ये सलाह जब उल्टी-पुल्टी दे के और आपकी ऐसी-तैसी कराई है। हाँ, जब आपका पार्टी आपके अगेंस्ट वजाहत खान है। पार्टी वजाहत खान है। हाँ जी, हालाँकि हम्म, वजाहत खान के पीछे पूरी दुनिया लग गई है, वो बात अलग है। हाँ। तो समस्या यही आ रही है, एक तो वो लड़की जो है वो शेड्यूल कास्ट की है। हम्म, तो इस वजह से जो हमारे भीम-मीम वाले हैं, वो खुल के वजाहत खान की सपोर्ट में कूद नहीं पा रहे हैं। नहीं तो अब तक हाँ। तो सारे के सारे कूद गए होते। हाँ, सही कह रहे हो आप, वरना अब तक तो कूद गए होते सारे के सारे। वजाहत खान के समर्थन में तो अभी कोई कोई नहीं कूद पा रहा, खैर। तो लेकिन इसीलिए नहीं इस कूद पा रहे हैं क्योंकि वो लड़की जो है वो शेड्यूल कास्ट है। लेकिन ममता ममता उल्टे बनर्जी। आपको पता है नैरेटिव क्या चल रहा है? हम्म, कुछ लोगों ने ये नैरेटिव चलाया, वो मैं देख रहा था कि साहब बड़े मज़े की बात, ये बड़ा मज़ेदार नैरेटिव चलाया कि साहब की ब्राह्मण मुख्यमंत्री ने दलित कन्या को बलिदान कर दिया। हाँ, सही चल रहा है। सही नैरेटिव चलाया, सब बिल्कुल सही है। नहीं, लेकिन इतना तो होना चाहिए था ना कम से कम, कि जहां उसे अरेस्ट किया, जहां पे उसे रखा या जहां लेके गए थाने वाने में, वहां कम से कम वहां तो कुछ हंगामा कुछ करते ना लोग। पश्चिम बंगाल में तो समझ में ही नहीं आता, कहने के लिए तो बुद्धिजीवियों का स्टेट है, लेकिन उनकी बुद्धि को हो क्या गया ये भी तो समझ में नहीं आता। कैसे अराजक टाइप के लोगों को और इन सबको कैसे सपोर्ट करते हैं, कैसे इन लोगों को वोट दे देते हैं ये लोग। बड़ी खराब हालत है। और भाजपा वाले सोच रहे हैं कि साहब ऐसे ही हो जाएगा, बस जनता की भावनाओं में हो जाएगा। क्यों सब इसमें ये भी तो बताइए। अच्छा, अगर पश्चिम बंगाल को 3-4 पार्ट में डिवाइड कर दें जैसे जम्मू कश्मीर को किया था, तो क्या दिक्कत है? इस तरह से क्यों नहीं करते? करें मुझे खत्म। लगता है वो पूरे पश्चिम बंगाल को कब्ज़ा करना चाहते हैं। वैसे तो बीच में चला था कि नॉर्थ बंगाल को अलग कर दो, क्योंकि हाँ, नॉर्थ बंगाल में बीजेपी स्ट्रॉन्ग है। हाँ, वहां पे स्ट्रांग है पहाड़ों में तो। सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा कमज़ोर जो भारतीय जनता पार्टी है वो कलकत्ता में है, तो ये कलकत्ता हाँ। मेट्रोपॉलिटन एरिया को अलग कर दो। यहाँ तो हाँ, वो यूनियन टेरिटरी बना भद्रलोक। दो उसे। उसे पुडुचेरी की तरह यूनियन टेरिटरी बना दो, दिल्ली चंडीगढ़ की तरह। खत्म करो किस्सा। हाँ,
हाँ, तो कुछ ना कुछ इस तरह का विकल्प इसका तलाशा जाना चाहिए। और फिर किस लिए आपको इतना भारी मैंडेट, और वो सब लगातार आप 10 साल से सरकार में हैं, कैसे आप, कुछ तो करना चाहिए ना ऐसा। ये मैं कभी से कह रहा हूँ कि भाई ये जो ऑप्शन है आपके पास, आप स्वयं कह रहे हो कि साहब कि वो नेशनल सिक्योरिटी को एंडेंजर कर रही है, इतने सारे हाँ, आरोप हैं पश्चिम बंगाल सरकार के पास। अभी महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि जितने यहाँ बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, उनके सबके जो वो फेक डॉक्यूमेंट हैं, उसमें से 99% पश्चिम बंगाल बंगाल से में। बने हैं और पश्चिम बंगाल सरकार उसमें कोऑपरेट नहीं कर रही है। बीएसएफ कह रही है कि साहब कि हमारा जो फेंसिंग है, जो बची हुई है 600-700 किलोमीटर, उसको पश्चिम बंगाल सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही। ये सारे के सारे नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं। नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ पे केंद्र सरकार को पूरी की पूरी शक्तियाँ हैं, संविधान में हाँ, शक्तियाँ दी हुई हैं उनको, और वो कुछ करते ही नहीं है। मैं तो 5 साल से चिल्ला रहा हूँ, जब भी ये अमित मालवीय कुछ इस तरह का लिखता है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि भैया ज़रा वो आर्टिकल 256, 257 जो संविधान के हैं, वो दोबारा पढ़ लो। हाँ, उसके अंतर्गत आपको बाइंडिंग डायरेक्टिव, बाध्यकारी हाँ। निर्देश देने का अधिकार है। और और आप संविधान में ये भी लिखा आपने हुआ तो है एक कि बार, यदि वो निर्देश नहीं माने गए, तो ये हाँ, माना जाएगा कि संवैधानिक सरकार जो है वो फेल हो गई है, बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो आप गई है। आपने तो कई बार ये भी लिखा है कि अमित मालवीय को, कि आप रिपोर्टिंग के लिए बैठे हो क्या वहाँ? और क्या? कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। वो सही बात है को-इंचार्ज बिल्कुल। हैं और शिकायतें हुँ, करते रहते हैं साहब हाँ, जनता से ट्विटर के ऊपर। और जो करना चाहिए भई, आपको वो पुरानी कहानी याद है ना? वो काटने और फुफकारने वाली? हुँ। तो मैं इनसे कह रहा हूँ यार, काटो नहीं तो फुफकारो तो सही भैया, 1-2 डायरेक्टिव तो इश्यू करो। उसको बिल्कुल, लेके तो बिल्कुल। हाथ में बैठे रहो। हाँ, इतनी नहीं करते, इतनी वीकनेस नहीं शो करनी चाहिए कुछ सर। नहीं करते। हमारे हमारे एक मित्र रहते हैं अनिल जी, वहाँ पे अमेरिका में, न्यूयॉर्क में रहते हैं, मैनहट्टन में। उनका कल फ़ोन आ गया, वो कहने लगे, बड़े बड़े भड़के हुए थे। कहने लगे, साहब बताओ, ये हमारा कंट्री जो है, ऐसा कंट्री जिसमें जो है एक महिला के अपमान पे महाभारत हो गई। जहाँ पूरी हमेशा हमारी जो सनातन धर्म हमारा था, हमारी जो कल्चर थी, महिला की रक्षा करने के लिए ही हम लड़ते मरते रहे। हमारे राज्य में ऐसे हो रहा है कि एक लड़की को ऐसे उठा के ले गए और उसकी इतनी बेइज्जती, 14 दिन के लिए उसे जेल में डाल दिया। कि कर क्या रहे हो भाई? कुछ कुछ आप किसी किसी भी जगह आप स्टैंड लोगे नहीं, किसी मुद्दे को तो आप गंभीर मानोगे। आरजी कर मेडिकल कॉलेज वाला कितना बुरा हाल हुआ था पिछले साल, आप बताओ। जब तो ये लग रहा था कि उस समय तो हम और आप कहते थे कि अब सुबह लगेगा राष्ट्रपति शासन, रात को लगेगा। हम तो इस समय घंटे गिनने शुरू कर दिए थे लोगों ने साहब। और वो जब उसके बाद टीएमसी वाले हॉस्पिटल में घुस के तोड़फोड़ कर रहे थे, हजारों की भीड़ घुसी थी। उससे बड़ी अराजक स्थिति कोई हो सकती थी कि पुलिस को पता ही नहीं, हजारों की भीड़ आई, हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करके लोगों को मारपीट करके चली गई। उस समय तो बड़ा अच्छा इनके सामने वो था कि भाई एक वैलिड रीजन था, उसे आप कोर्ट में चैलेंज करते, वहां भी नहीं ठहर पाता हूं, तब भी कुछ नहीं किया। ऐसे कैसे होगा? जनता डर, मैं वोट भी डरता है आपका। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, और पहले भी बोला हुआ हूँ, ट्विटर पे कई बार लिखा, डिस्कशंस में भी कई बार कहा। पश्चिम बंगाल में यदि इन्होंने राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत चुनाव नहीं कराए, तो ये हाँ, फिर जीत नहीं हारेंगे। पाएंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे साहब। और वही लग उसका रहा है मुझे। कारण है क्योंकि जनता को इतना डरा रखा है कि जनता बाहर निकलेगी ही नहीं वोट करने। उनको पता है कि अगर बाहर निकले और टीएमसी जीत गई तो उनका क्या हाल होगा। 2011 में भारतीय जनता पार्टी इन सबको अनाथ छोड़ के भाग गई थी। 21 में, हाँ सही कह रहे हो आप। तब नड्डा तो जी जाके वहां पे एसी कमरे में शपथ दिलवा रहे थे। हाँ, और उनकी उनकी गाड़ी पे बाहर निकलते ही हमला हो रहा था, ये भी तो हाँ, याद रखिए आप। नहीं नहीं, उनका जो उनका ये जो होम स्टेज होम बनाया गया मिनिस्टर था था। वो तोड़ दिया था टीएमसी हाँ, वालों और ने। ये जो स्टेट होम मिनिस्टर थे उस समय के सेंटर के, इसकी गाड़ी घेर ली थी। वो जो वहीं के थे, निश्चित प्रमाणिक क्या नाम था उसका, वो जो हार गया चुनाव हाँ इस बार, हाँ उसकी हाँ। गाड़ी घेर ली थी वहां पे। तो तब नहीं आप कुछ कर पाए। तो साहब मुझे तो इस बार और भी, संजय जी मैं आपको बताऊं, ये जो 77 आई थी उससे घटेंगी सीटें इन परिस्थितियों में, ऊपर नहीं जाएंगी जिस तरीके से चल रहा है। जब मतदाता के मन में भय आ जाता है कि भाई तू वोट भी दिया आएगा और तेरे वोट देने के बाद भी कुछ नहीं होगा, और वोट देने के बाद तुझे टीएमसी वाले पीटेंगे पकड़ के बाहर, निकलना मुश्किल कर देंगे, तो कौन देगा भाई इनके सामने। ये नहीं संजय जी करते सेम स्थिति भाई। हो गई थी आप यूपी में। सपा और बसपा के टाइम में थी सर ये स्थिति यूपी में।
डरते थे लोग इनसे, सपा वालों से, कि भैया इसे पता लग जाएगा ये वोट किसे दे के आ गया। वो तो आप शुक्र मनाइए कि यहाँ 2013 में दंगा हुआ मुजफ्फरनगर वाला, उसने सारी समीकरण पूरे प्रदेश को चैनलाइज कर दिया, मोबिलाइज कर दिया था, तब जाके समीकरण बदले थे। बिल्कुल सही है। और अब जो है वो डरते नहीं है लोग योगी जी के राज में। योगी जी ने तो अलग ही दबदबा कायम कर रखा है। हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो सर वो आप काम करेंगे ना, तो जब जनता को लगेगा कि भाई यहाँ की पुलिस हमारे साथ खड़ी हुई है। अब वो जैसे ये शर्मिष्ठा का हुआ था, वो अजीत भारती को भी तो आए थे पकड़ने के लिए, हाँ, कर्नाटक से आए नहीं थे, बताओ क्या हुआ उसमें, कैसे ले गया। इसमें तो मेरा मानना है हरियाणा गवर्नमेंट का भी हस्तक्षेप होना चाहिए था। हरियाणा वाले क्या कर रहे थे वहां, क्या बैठे हुए देख रहे थे, तमाशा हुआ शर्मिष्ठा वाले मामले में। आपके यहाँ पे आकर हो रहा है, यहाँ अरेस्ट कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे। कुछ कुछ चीजों को लेके इंसान को अवेयर भी तो रहना चाहिए। एक होता है ना कि एकदम मूवमेंट कोई ऐसा आता है, वहां पे आप कितनी अवेयरनेस दिखाते हैं, उसमें भी तो होना चाहिए। जब वहां दिल्ली से उठा के ले गई थी पंजाब की पुलिस तेजिंदर बग्गा को, हरियाणा में रोक लिया था नहीं खट्टर साहब ने, कि बिल्कुल। कहाँ ले जा रहे हैं, वहीं से रोको, यहीं बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया था पंजाब की पुलिस को। तो सर चीजें होती हैं, लेकिन उसके लिए आपको उस तरह की लीडरशिप, उस तरह की। पानीपत से वापस लाए थे उसको। पानीपत से वापस लाए थे उसे, बताओ। और पानीपत से आगे आपको पता ही है, बस पंजाब शुरू ही होने वाला था, ये हालत थी। तो क्या करा जाए साहब, क्या कहा जाए। मुझे तो वास्तव में हालत बंगाल को लेके जो हम बात कर रहे हैं, मुझे पिछले बार से खराब ही लग रही है। पिछली बार एक बताऊं आपको, बंगाल में सर एक मोमेंटम बन गया था, शुभेंदु अधिकारी जब 2 महीने पहले उसने ज्वाइन कर रही थी। अब की बार तो वैसा भी कोई माहौल नहीं बन रहा है। शुभेंदु अधिकारी का जाना, आप मानो उस समय एक बड़ा मूवमेंट बना था कि शुभेंदु अधिकारी ने, मैंने तो वीडियो बनाए थे उस समय बहुत ही से लेके, ये एक बहुत अप्रत्याशित हुआ था। और ये एक बड़ा नेता था उस समय, टीएमसी के सबसे बड़े लीडर्स में। उस समय तो स्थिति ये थी, शुभेंदु अधिकारी की नंबर 2 पे लोग इसको मानते थे, अभिषेक बनर्जी से ज्यादा महत्व इसको देती थी ममता बनर्जी, ये स्थिति थी। लेकिन इस बार तो वो भी कोई माहौल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप चीजें जो है सारी एडवर्स और निगेटिव ही नजर आ रही हैं। तो कोई चमत्कार हो जाए तो अलग बात है साहब, कि वहां की जनता में कोई अंडर करंट चल रहा हो, कोई ऐसी चीज आ जाए सामने, तो अलग बात है। वरना अभी फिलहाल हालत 2021 से बेहतर नहीं नजर आ रही है पश्चिम बंगाल में। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही। मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। आप इसी का ठीक उल्टा असम में देख लीजिए ना। इसी का ठीक उल्टा आप असम में देख लीजिए। अब हाँ, वजाहत के खिलाफ असम में जैसे ही मुकदमा दर्ज हुआ, एफआईआर हुई, वैसे ही वो गायब हो गया। गायब हो गया। और कहीं ऐसा ना हो सबसे पहले असम की पुलिस ही ढूंढ ले उसे। आपको ध्यान है, असम की पुलिस ने आके दिल्ली एयरपोर्ट पे पवन खेड़ा को हवाई जहाज में से उतार लिया था। तो सर ये तो लीडरशिप की जो वो होती है ना सोच, पुलिस तो पूरी तरह से आपकी लीडरशिप के हिसाब से, पुलिस वालों ने तो एक मेंटेलिटी बना ली भाई, जो स्टेट की गवर्नमेंट है, और वो ये भी देखते रहते हैं कि भाई आगे किसका क्या फ्यूचर है, तो पुलिस वाले तो उस हिसाब से काम करते हैं। असम वालों को लग रहा है कि हेमंत विश्व शर्मा कहीं नहीं जा रहा और खुल के खेलेगा, तो उन्हें उसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। क्यों वहां पे अमृतपाल को रखा गया डिब्रूगढ़ की जेल में, और जगह क्यों नहीं रखा गया? वो इसीलिए ना कि वो सक्षम है। क्यों महाराष्ट्र के सारे विधायक असम गए थे, बताओ। तो सर वो चीजें साफ नजर आती है ना। तो मुझे तो लग रहा है कि उस वजाहत खां को जो है वो कहीं से निकाल के लाएंगे उधर, अगरतला वगैरह से। असम वाले। ना ना, वो उधर नहीं जाएगा। वो उसकी दिमाग थोड़ी खराब है उसका, जो उस तरफ भागेगा। तो इधर बिहार की तरफ, वो आप बिहार की तरफ वो भगा रहे हो उसे। वो पश्चिम बंगाल में ही छुप के रहेगा कहीं ना कहीं। हाँ, जब तक पश्चिम बंगाल में जब तक ही सेफ है। सही कह रहे हो आप, ढूंढना उसे पश्चिम पड़ेगा बंगाल में वहीं छुप के से। रहेगा नहीं, बांग्लादेश चला जाएगा, बगल में बांग्लादेश। हाँ, बांग्लादेश जाना तो वहां से बड़ा तो आना आसान जाना है। लगा ही रहता है। जी जी जी, वो तो कलकत्ता से तो वहां से तो लोग जाते रहते हैं पश्चिम बंगाल से। सही कह रहे हो। और वैसे भी अब सीजन जो है वो शुरू होने वाला है। देखिए, बिहार के चुनाव में गर्मी आना शुरू हो गई है। हम्म। 3-4 महीने बचे हैं। तो चिराग तीन चार पासवान कह रहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। कल तो ये दिया वो सर तो चिराग वो तो करता रहता है बीच बीच में नाटक। उसका तो का। अब से थोड़ा बहुत तो अपने पिताजी से सीखा ही होगा ना। हाँ, नहीं स्मार्ट तो है वो, ये बात तो माननी पड़ेगी।
स्मार्ट तो है वो, पॉलिटिकली स्मार्टनेस तो उसमें आ गई है, बढ़िया हाँ, मैच्योरिटी। पॉलिटिकली स्मार्ट है। वो जो है वो ये कोशिश कर रहा है कि वो जो उसके वो शेड्यूल कास्ट पार्टी का जो उसके ऊपर लेबल लगा हुआ है, उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ऐसा क्यों करेगा वो? उसमें तो कि नुकसान वो होगा फिर। सर्वमान्य नेता बनना चाहता है ना। अच्छा, मतलब वो सब लोगों का नेता, सर। हाँ, सर्वमान्य अच्छा, नेता बनना चाहता है, सभी बहुजन का बनना समाज नहीं इस चाहता। टाइप का कुछ नेता, सब सर्व सब समाज तरह के का लोग नेता हैं। बनना चाहता है। हम्म, तो इसीलिए तो उसके लोग कह रहे हैं कि साहब कि इस बार हम उसको जनरल सीट से लड़ाएँगे। नहीं, वो जीत जाएगा, जनरल सीट से भी लड़ेगा तो। हाँ, वो जीत जाएगा, हम्म। ये अलग बात है कि नीतीश कुमार जी क्या कहेंगे। नीतीश कुमार जी को पिछली बार बहुत नहीं, तगड़ा लेकिन झटका दे दिया था ना उसने। लेकिन उसने एक बात तो कह दी। पत्रकारों ने उससे पूछा कि फिर अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो सीएम के दावेदार होंगे, तो उसने कहा नहीं, सीएम तो नीतीश जी होंगे। ये बात तो उसने क्लियर कर दी। मुझे लगता है उसको ये लग रहा है कि नीतीश जी जो हैं वो जो स्थिति है उनकी, वो बहुत ज़्यादा दिनों तक चलने वाले हैं नहीं। तो इसलिए वो अपना आगे का हिसाब-किताब वो अ, उस तैयार रखना चाहता है। उसे सर एक चीज और भी लग रही है। उसे लग रहा है कि बीजेपी और एलजेपी वाले जो है इतने आ जाएंगे कि नीतीश की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो सीएम नहीं तो डिप्टी सीएम तो बन ही जाएगा। कुछ ऐसा तो जुगाड़ हो ही सकता है उसका, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। हाँ, ये भी तो ऑप्शन है। क्योंकि ये जो अभी अभी आप मानिएगा, मुझे तो अभी तक चीजें लग रही हैं, लालू की स्थिति इस बार खराब रहेगी, जो मुझे लग रहा है। उसका अपना फैमिली डिस्प्यूट मान लो आप, कुछ भी, बहुत सारी चीजें हो रही हैं उनके यहाँ। तो मुझे लग रहा है कि अब पिछली बार जो है इन्होंने बड़ी सबसे बढ़िया चुनाव पिछली बार लड़ा था आरजेडी वालों ने, बिल्कुल नंबर 1 पे पहुंच गए थे। अब मुझे नहीं लगता कि वो बेस्ट हो गया इनका, उससे बेस्ट इस बार होगा। और पिछली बार तो चिराग पासवान वाला भी समीकरण था, इस बार वो भी सेटल्ड है। वो वाला मामला सेटल्ड है। पिछली बार तो चिराग हम्म, पासवान ने बहुत नुकसान पहुँचाया नीतीश को। हाँ। तो नंबर्स के गेम में मुझे लग रहा है कि इस बार नुकसान इनका होगा, और थोड़ा सा लोग प्रशांत किशोर को लेके भी क्यूरियस हैं कि क्या क्या करेगा वो। हालांकि मुझे लग नहीं रहा। आपको क्या लग रहा है सर प्रशांत किशोर का बिहार में? मैं तो देखिए साहब कि वो जो अ, एक जो चावल है उसको देख के ही, जो सैंपल देख के ही तो पूरा जो स्टॉक है उसका असेसमेंट करते हैं। तो सैंपल जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें देखा था, जहाँ भी उसको अच्छे वोट मिले, वहाँ पर राजद यानी तेजस्वी बाबू हार गए। हाँ, तो वो उनके वोट काटेगा। क्योंकि जिसको वो टारगेट कर रहा है वो एम है एम तो वाई का ही समीकरण चल रहा है उसका, वो यादवों को भी कह रहा है, मुसलमानों को भी कह रहा है, तो कि लालू को वो वोट दे के, इसके अनपढ़ बेटे को वोट दे के क्या मिला आपको? क्योंकि ये तो सबको पता है कि भाई उसको कोई आपके ब्राह्मण वोट तो मिलने नहीं है। हम्म, उसको ये कांग्रेस वाले इस उम्मीद में आगे बढ़ा रहे हैं कि साहब कि वो ब्राह्मण वोट काट लेगा, तो उनका फ़ायदा हाँ। हो जाएगा। ऐसा तो होता दिख नहीं, नहीं वो रहा। नहीं, उस तरह से नहीं होगा। कि अगर लोग सोच रहे हैं कि वो ब्राह्मण की, उससे उसे ब्राह्मण के वोट मिल जाएंगे, तो वो तो नहीं लग रहा है मुझे। लेकिन मुझे ये भी लग रहा है, पता नहीं क्यों, पता नहीं इसका खाता भी खुलेगा कि नहीं, पीके का। मुझे तो लग नहीं रहा खाता तो पता नहीं, खाता तो अब वहाँ पे तो ओवैसी का ही खुल जाता है। हाँ, नहीं, ओवैसी का तो इस बार भी खुलेगा सर। ओवैसी का तो खुलेगा। ओवैसी का तो, ओवैसी के तो पास नंबर्स हैं कुछ सर्टेन इलाके में वहाँ। वो तो किशनगंज में एक कम्युनिटी है मुसलमानों की, उसको बोलते हैं सुरजापुरी और उल्लैया। ये 2 कम्युनिटीज़ हैं जो बैकवर्ड मुस्लिम यानी कि पसमानदा मुसलमानों की कम्युनिटीज़ हैं। हम्म, तो ये सुरजापुरी और उलैया कम्युनिटी को बड़ी अच्छी तरह से ओवैसी ने साधा है। हम्म, और चूँकि उनकी बहुतायत है उस क्षेत्र में, तो उसी क्षेत्र में ओवैसी कुछ कर पाता है, बाकी सब जगह उसकी ज़मानत ज़ब्त होती है। हाँ हाँ, पिछली बार तो 5 एमएलए जीते उसके। तो आप ये देखिए कि उससे किशनगंज से लगते इलाके में पिछली बार बंगाल चुनाव में भी ओवैसी ने कई सारे कैंडिडेट खड़े किए थे, क्योंकि वहाँ भी ये हम्म, सुरजापुरी और उलैया जो थे वो वहाँ पर मौजूद थे। इनके भरोसे चलता है ये पूरी तरह से। और
आप देखें कि हर बार अच्छी परफॉर्मेंस देता है, लगातार 4-5 बार, यानी कि इससे ये लगता है कि ये जो दोनों कम्युनिटीज़ हैं, अभी भी इसके साथ में लगी हुई हैं। इसीलिए इसकी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है। और और साहब उसने वो उसने ऑफर भी दी है ओवैसी ने कि हमें तो अपने गठबंधन में ले लो इसमें आरजेडी से, ये भी ऑफर दी है उसने। और अब तो वैसे ही राष्ट्रभक्त भी हो गया। हाँ, तो जो कहते हैं तो फिर मुसलमानों का एक वर्ग जो है उससे नाराज भी हो सकता है सर कि ये तो राष्ट्रभक्त हो गया, इसे नहीं देते। कि भाई लालू ही ठीक है, मैंने तो ये ये सुना है तो मोदी की भाषा बोलने लगा। ओवैसी, कि मुस्लिम लेकिन ओवैसी पर्सनल ने लॉ बोर्ड वाले तो इससे परवाह बहुत नहीं की, नाराज़ हैं। लेकिन सर ओवैसी ने परवाह नहीं की इस चीज की। हाँ। ओवैसी को उसने चिंता नहीं दिखाई इस बात की कि भाई क्या बात, वो अपना बोला खुल के, वो हीरो बन के आया। देखिए, उसको ये पता है कि उसका हैदराबाद की कॉन्स्टिट्यूएंसी अकेली है, वो सेफ है, वहाँ के वोटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या बोले, तो इसलिए वो बोल रहा है मज़े से। सही एक कह ही रहे 2 हो। कॉन्स्टिट्यूएंसी पे उसका ज़ोर है। हाँ, और वहां उसे कोई खतरा नहीं है। हुँ। अच्छा, ये अभी ये आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों के चेंबर के उद्घाटन में जो चीफ जस्टिस और योगी महाराज का जो वार्तालाप हुआ, वो तो बड़ा ही रोचक हुआ। हाँ सर, बढ़िया हुआ, दिलचस्प रहा, काफी सुर्खियों में रहा ये। और मुझे तो हुँ। लगता नहीं कोई इसमें ऐसी कोई पॉलिटिकल बात तो कुछ ऐसी कही नहीं भाई। सीजीआई साहब ने जो भी बात कही, उन्होंने जो उन्हें सही लगा वो कह दी अपने हिसाब से। तो कोई उनका कोई ऐसा मुझे ऐसा 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 भी नहीं लगता नॉर्मली कि मुझे आपने निहितार्थ भी कभी नहीं कोई सुना नजर नहीं आया। होगा किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस तरह से किसी की तारीफ़ की हो। आप मुझे याद दिलाइए, मुझे तो नहीं याद पड़ता। हाँ नहीं, वो बात तो सही है कि नहीं कही, और वो भी किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर के बारे में ऐसा कहना, ये बात तो सही है। अप्रत्याशित तो है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसके पीछे उनकी सोच क्या है, वो क्या चाहते हैं, क्या उसका उनका वो है, वो तो कुछ समझ में नहीं आया। इनका कोई यूपी से कनेक्शन भी मुझे लगता नहीं है गवई साहब का, और कुछ इनका बैकग्राउंड कुछ ऐसा नहीं लगता। अब चूंकि ये भी 4-6 महीने के बाद रिटायर हो जाएंगे, नवंबर में शायद हो जाएंगे ये भी रिटायर, तो ज्यादा हुँ, लंबा टेन्योर तो इनके पास भी नहीं है। हुँ। पता नहीं क्यों क्यों कह रहे हैं, क्या कहा जा सकता है इस पर, मैं क्या टिप्पणी करूं। क्या। तो भई उन्होंने जो कहा वो संदर्भ तो यूँ था, जो संदर्भ हम्म बताया जाता है, संदर्भ तो यूँ था कि वो पूरे देश में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अकेले योगी जी ने इस प्रकार का कार्य करके दिखाया। हम्म। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि भई नहीं, योगी जी का तो योगी जी के लिहाज से तो निश्चित रूप से एक उनके लिए एक कहते हैं ना कि वो अनदर फेदर इन कैप, वो उस तरह की चीज है, ये तो मानना पड़ेगा। हुँ, वैल्यू वैल्यू तो बढ़ी जाती है अगर आपके बारे में कोई इतने बड़ा व्यक्ति इस तरह से बात करता है, वो एक। और आजकल तो सारे राजनेताओं के मामले सुप्रीम कोर्ट में जाके उलझे रहते हैं, ऐसी परिस्थितियों में ये सब कहना, तो निश्चित रूप से योगी जी का ये एक और अचीवमेंट तो है ही, और इससे योगी जी का कद भी बढ़ता ही है। लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात ये है कि योगी जी ने क्या कहा? क्या कहा योगी योगी जी जी ने, की बताइए। तारीफ़ की गई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा कि साहब की जो कुंभ का संचालन था, वो भी बहुत अच्छी तरीके हम्म से हुआ। तो योगी जी ने अपने संबोधन में कहा कि इस बधाई के असली हकदार जो है, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, क्योंकि उन्होंने किसी भी मैटर में स्टे नहीं दिया, नहीं तो ये नहीं हो पाता। हाँ, वो तो वो वो मुझे लगता है उन्होंने वो मजाक में कही, और चूंकि कुंभ हुआ, कुंभ भी इलाहाबाद में ही हो रहा था, प्रयागराज में ही हो रहा था, तो उसका कनेक्शन डायरेक्ट था, तो वो बात तो उन्होंने सही कही, मजेदार है वो। हाँ। वरना पता नहीं कितने सारे मामले थे, किसमें भी सही कहा, वैसे बात सही भी है, जरा जरा सी बातों को लेकर पहुंच रहे थे उस समय, तो सारे सपा वपा वाले तो लगे हुए थे कि किसी भी तरीके से इसमें कुछ ना कुछ अड़चन डाला जाए। लेकिन बात बात सही है कि कुंभ को लेकर कोई मामला कोर्ट में नहीं फंसा कभी। हाँ। बड़ी बात है ये। हाँ, अजी योगी जी तो अब दिल्ली में भी बुलडोजर चलवा रहे हैं, अभी यूपी गवर्नमेंट के जो जमीन है वो खाली करवा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है यहाँ तो। तो बिल्कुल सही है।
तो अब अरे भाई 2 मिनट रुक जाओ। ये पोता आ गया आपका, मुझे लग रहा है। इसे भी ले आओ आज चैनल पे। तो अब उत्तर प्रदेश में तो जिस तरह से योगी जी ने जो आपके मदरसे और ये सब साफ कराए हैं, वो भी कमाल का ही काम किया। हाँ सर, बढ़िया चल रहा है यहाँ पे तो। कोई ऐसा मामला है नहीं इसमें। थोड़ा सा यहाँ पे अभी हाल फिलहाल जो हुआ था पिछले कुछ महीनों में यूपी में, थोड़ा सा बिजली को लेके जरूर इस बार गड़बड़ियाँ हुई। अब उसके बाद जो ये बिजली वाले मंत्री हैं अरविंद शर्मा, अब ये निकले हैं कुछ, तो क्योंकि अक्सर इन दिनों क्राइसिस हो जाता है, और इस बार जो है, जो पिछले कई सालों से नहीं हो रहा था, इस बार यहाँ बिजली को लेकर काफी क्राइसिस है उत्तर प्रदेश में। जो शहरों में भी घंटों घंटों के कट लग रहे हैं, इवन नोएडा जैसे बड़े शहरों में, मेरठ में, बड़े बड़े शहरों में घंटों घंटों के कट लग रहे हैं। उसे लेके थोड़ी सी असहज सी स्थिति इस बार हुई सरकार की। लेकिन मुझे लगता है कि अब थोड़ा सुधार है अभी पिछले 3-4 दिन से, वरना काफी खराब हालत थी यहाँ पे बिजली को लेकर। वो तो मोदी जी के खास हैं अरविंद शर्मा तो। हाँ, वो अरविंद शर्मा का बिजली मंत्री के रूप में कार्यकाल सब हमें तो पसंद नहीं आया। तो पहले श्रीकांत शर्मा बढ़िया काम कर रहा था, पता नहीं उसे क्यों नहीं कंटिन्यू करा, और क्या इसके पीछे रणनीति है, उसे मंत्री भी नहीं बनाया। लेकिन अरविंद शर्मा का जो देखिए, पता नहीं कुछ कई बार कुछ चीजें होती हैं, कुछ काम जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं ये तो बढ़िया कर देते हैं, और कुछ चीजों में इनमें दिक्कत भी है, इनके साथ व्यवहारिक दिक्कत भी है, प्रैक्टिकल चीजें भी हैं। अब जैसे कि ये कई साल से कह रहे कि साहब यहाँ हम वो अंडरग्राउंड कर देंगे जैसे दिल्ली में है, लेकिन इस बार एक काम ये बढ़िया करने जा रहे हैं कि उधर जो वो पूर्वांचल और दक्षिणांचल वाला जो इनका विद्युत वितरण वाला है उसको प्राइवेट करने जा रहे हैं। दिल्ली की तरह उसकी बिड आने वाली है, सर 4-6 महीने में ये काम हो जाएगा। जिससे जैसे टाटा को और अंबानी को पावर को दी थी ना वहां पे इन्होंने, शीला दीक्षित ने, तो उसका अभियान जरूर इन्होंने शुरू किया है प्राइवेटाइजेशन का। वो मुझे लगता है कि उससे डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम सुधरेगा, और जो लॉस हो रहा है कई हजार करोड़ का, 7,000 करोड़ पर क्वार्टर का कुछ लॉस उसमें जा रहा है, तो उसकी रिकवरी होगी तो चीजें सुधरेंगी। इस तरह के डिसीजन लेने पड़ेंगे। वो ऐसे डिसीजन अलोकप्रिय होते हैं, हालांकि विरोध करेंगे, कर्मचारी धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन ऐसे डिसीजन लेने चाहिए, और योगी जी ने ये अच्छा करा, क्योंकि सारा लॉस उधर ही हो रहा था पूर्वांचल में। इधर वेस्ट यूपी वगैरह में तो इतना लॉस नहीं है बिजली का। बिल्कुल। और अभी तो दिल्ली सरकार भी अब अपनी उपलब्धियों की उल्लेख करने लगी है। दिल्ली में सर उपलब्धियों से ज्यादा जो बड़ा इस समय मामला चल रहा है, जो बुलडोजर चल रहे हैं ना पिछले 4-5 दिनों से, मद्रासी कैंप ढा दिया बिल्कुल, और इधर ये जो सरोजनी नगर में मार्केट को बिल्कुल कैप्चर कर लिया था। बताइए, 64 फुट लंबी चौड़ी सड़क को 4 फीट कर रखा था इन्होंने। हम भी इतने सालों से जा रहे सरोजनी नगर, हम सोचते थे कि यार इतने बड़े मार्केट में इतनी सी रोड है क्या। वो एक दुकान के सामने वो अतिक्रमण, फिर उसके सामने वो फड़ लग गए, फिर उससे आगे फुटपाथ वाले, बीच में ऐसी सड़क थी कि उसमें गाड़ी भी नहीं घुस सकती, ना आपका 2 व्हीलर जा सकता। तो कई बड़े काम किए हैं ये। और देखिए ये भी बात, जैसे मैं अभी कह रहा था कि अलोकप्रिय वाली बातें हैं, ऐसी चीजें जनता में लोकप्रिय नहीं होती, लेकिन ये सारे के सारे जो है आम आदमी पार्टी के, केजरीवाल के वोटर भी थे, सारे झुग्गी वाले जितने भी, जहां जहां से हटाए रहे। रेलवे लाइन वजीरपुर के आसपास सारी तोड़ दी, अब जो जितनी भी कॉलोनियां बनी हुई थी सब जगह बुलडोजर चला दिया, और सारे कोर्ट के आदेश हैं ये, 2020 के, 2023 के, उन सब के कोर्ट के आदेश से हो रहा है सब कुछ। स्टे लेने के लिए गए, कोर्ट ने कहा कोई स्टे नहीं होगा, बिल्कुल सही चल रहा है, और जगह चलाओ बुलडोजर ऐसे ही। तो दिल्ली में तो अगले 4-5 साल में काफी चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिसकी लोग यहाँ पे मांग करते थे, दिल्ली के लोकल लोग, कि ये झुग्गी झोंपड़ियां बढ़ती जा रही हैं दिल्ली में, केजरीवाल और इन सब लोगों ने इतना बढ़ाया इन लोगों को वोट बैंक के चक्कर में। अभी तो तो अब पकड़-पकड़ के सबको भेजा जा रहा है बांग्लादेश बॉर्डर। हाँ, बांग्लादेश बॉर्डर भेजा जा रहा है, 4,000 के करीब तो बता रहे हैं कि टोटल लोग भेजे गए हैं उसमें। लेकिन वहां पे भी लफड़ा हो रहा है, वो पुश इन और पुश ऑफ क्या होता है, वो उस पे भी वहां बांग्लादेश वाले भी लफड़ा कर रहे हैं, भेज रहे हैं, वो ले नहीं रहे उधर से। वहां भी मामला फंसा हुआ है। जमुना जी की सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है?
जमुना जी पे अभी तो घाट वाट बनाने का प्लान बनाया है फिलहाल। सफाई तो अभी उसके थोड़ा सा उसमें से गंदगी वंदगी निकालने का काम तो चला था, लेकिन उसके लिए तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट की आवश्यकता है सर। ऐसे कैसे हो जाएगी जमुना जी की सफाई? सारे नाले जो गिरते हैं वे बंद कराने पड़ेंगे, जो इंडस्ट्री का वेस्ट आता है वो बंद कराना पड़ेगा, जगह जगह प्लांट लगाने पड़ेंगे। तो एक दिन में तो होगा नहीं, इसके लिए तो 4-5 साल ही लगेंगे करने में इन्हें। हाँ, बिल्कुल इच्छा सोच, शक्ति होगी तो हो जाएगा इच्छा आखिरकार। शक्ति से, इच्छा हाँ, शक्ति संभव है सर। योगी अभी जी ने तो करके दिखाया ही ना गंगा जी को। बिल्कुल, अभी सर इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट छापी 3 दिन पहले, ये जो 100 दिन वाला मामला हुआ इस पे, उसने बड़ी शानदार रिपोर्ट छापी है इस पे कि इस समय जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है दिल्ली की, सारी की सारी इसी में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि भाई जैसे भी हो ये टारगेट पूरे होने हैं, और सीधे पीएमओ से मॉनिटरिंग हो रही है कि हुआ कि नहीं। तो जब इतनी ऊपरी लेवल से सीधा डायरेक्ट चैनल जुड़ जाएगा तो सर करने पड़ेंगे, फिर तो उपाय होंगे। और कौन सा नहीं होता सर, कुंभ में गंगा का पानी साफ हो गया था। हाँ, बिल्कुल, हाँ, क्यों नहीं हो सकता? असंभव कुछ नहीं है। वो सबसे बड़ा नाला दुनिया का, वो सीसामऊ वाला, उसको हाँ, उन्होंने साफ कर दिया, उसका उन्होंने चमड़े वो का पूरा पानी आता था उसमें प्लांट सारा। लगा दिया, और प्लांट लगा के अब साफ पानी जाता है। बिल्कुल। कानपुर में आप खड़े नहीं हो सकते थे गंगा के किनारे। कानपुर में सारे शहर में बदबू थी। हुँ, तो बिल्कुल। इच्छा शक्ति से कुछ भी संभव है सर। आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। हर्ष जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।